नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी के और 10 क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? पहला ऑप्शन था स्किनर, फ्रोबेल, दूसरा तीसरा में रूसो और चौथा था जीन पियाजे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी फ्रोबेल। क्योंकि ये जो शिक्षा शास्त्री थे ये जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने पहली बार किंडरगार्टन की संकल्पना दी थी। उन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया था जिसे फ्रोबेल का उपहार भी कहते हैं। फ्रोबेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अल्पवायु में बालकों की शिक्षा के लिए एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की थी, जिन्होंने बालकों की पौधों से तुलना किया था और बालक के स्वविना प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें एक वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। चलते हैं दोस्तों अब 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या है? यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? पहला ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, और चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि एक शिक्षक के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ अन्य सामान्य बच्चों को भी शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए, और एक शिक्षक को विभेदकारी नीतियों का से सर्वथा बचना चाहिए, यानी किन्हीं पे विभेद नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ मिलजुल के पढ़ाना चाहिए, यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ भी पढ़ाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को क्या है? विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, या आकार में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी आकार में परिवर्तन। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आकार में परिवर्तन क्योंकि विकास का संबंध कार्य क्षमता में व्यापक वृद्धि, व्यवहार में सार्थक परिवर्तन एवं स्वभाव व दृष्टिकोण में परिवर्तन से संबंधित है। विकास का संबंध आकार में परिवर्तन से कतई नहीं होता है। यह भौतिक स्वरूप में परिवर्तन की पहचान है। व्यवहारिक तौर पर विकास में इसका कोई संबंध नहीं है, यानी आकार में परिवर्तन का विकास से कोई संबंध नहीं है। चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर पे। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। क्या है दोस्तों आवश्यक घटक? शिक्षार्थियों की समझ, छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए। दूसरा है शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके। तीसरा है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, और चौथा है शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करा के। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। यहाँ पर बताऊँ मैं आपको दोस्तों, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने हेतु यह आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि वह बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण के लिए प्रेरित करे, और यह एक प्रयोगधर्मी माध्यम माना जाता है दोस्तों। इससे शिक्षार्थियों में सृजनशीलता की भावना का विकास होता है, अनुसंधान व अन्वेषण के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखलाते हैं। यानी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। अब चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 14वां क्वेश्चन है निम्न में से एक शिक्षक की विशेषता नहीं है। शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। या लास्ट ऑप्शन है शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य
क्योंकि शिक्षा के इसका उद्देश्य जो होता है वो शिक्षा को प्राप्त करना होता है। और साथ ही शिक्षण का मूल भाव है कि यह विज्ञान व कला का मिश्रित गुणों से संबंधित है या संबंध रखता है। शिक्षण शिक्षक व शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी माना जाता है, लेकिन यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षण का प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। यह सहज एक साधन हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 15वें क्वेश्चन में जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण क्या हो सकता है? अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम व्यक्तिगत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अधिगम व्यक्तिगत क्यों होता है दोस्तों? तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, अधिगम व्यक्तिगत होता है जिसका प्रत्येक संबंध बुद्धि लब्धता से होता है। सभी बच्चों का बुद्धि लब्धता एक समान नहीं होती है, यानी सभी बच्चों का जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। यही कारण है कि सभी बच्चों में सोचने समझने की क्षमता एक समान नहीं होती है। यह परिस्थितियों एवं आनुवंशिक गुणों पर भी आधारित होता है या हो सकता है। चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, तीसरा है गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण या पारिवारिक वातावरण, चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना अनुसूचित जनजाति के बच्चों की मूल समस्या नहीं है, क्योंकि बल्कि गरीबी से घिरा उनका परिवार वातावरण, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन व अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया प्रमुख समस्या है। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्म केंद्रीकरण की, या जीववाद की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तर्क की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों किसी बच्चे में चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती है। वह विभिन्न विषय वस्तुओं को अनेक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है दोस्तों, उसकी समझ भी विकसित होने लगती है। वह अच्छाइयों एवं बुराइयों में फ़र्क समझने लगता है। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या है? किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य या बुद्धि? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने के तत्वों में सामाजिक व आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद व बुद्धि प्रमुख रूप से शामिल है। अच्छे स्वास्थ्य से भाषा विकास का कोई संबंध नहीं होता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति में भी भाषा का भली भांति विकास हो सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में भले ही भाषा का सार्थक रूप से विकास नहीं होता है, परंतु अन्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 19वें नंबर पे। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता है सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी मरे, मैस्लो, स्किनर या गोल्डस्टीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी मरे। अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों हेनरी मरे। इनका मानना था कि व्यक्तित्व आवश्यकताओं से उत्पन्न तनाव से प्रभावित होता है। ये आवश्यकताएं जैविक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक होती हैं। अतः व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि उसके इस प्रकार से उत्पन्न हुए तनाव में कमी हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का। बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण व खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था?
स्किनर, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और अगर आप इसका आंसर सही दोगे तो आपके ज्ञान में बहुत ही वृद्धि होगी, जिससे आपके ज्ञान के बारे में पता चलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्मधार सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, लघु सिंचाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्रिप सिंचाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है? पहला है रासायनिक उर्वरक, दूसरा है जैविक उर्वरक, तीसरा कंपोस्ट एवं इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, कंपोस्ट एवं सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक उर्वरक, जो भूमि जलधारक की क्षमता को नष्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पहला है 1996 ईस्वी में, दूसरा है 1980, 1998 एवं लास्ट है 2000 ईस्वी में। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 1996, दूसरा 1980, तीसरा 1998, चौथा 2000 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1996 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1901 से लेकर 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? पहला ऑप्शन 3.5 गुना, दूसरा 2 गुना, तीसरा 5 गुना, चौथा है 1.5 गुना। तो पहला ऑप्शन है 3.5 गुना, दूसरा है 2 गुना, तीसरा 5 गुना और चौथा है 1.5 गुना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3.5 गुना। पांचवें क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? वायु के आवरण के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, वनस्पति की उपस्थिति के कारण, मिट्टी चट्टानों के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वायु के आवरण के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, वनस्पति की उपस्थिति के कारण, मिट्टी चट्टानों के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः कितना प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है? पहला 60%, दूसरा 70%, तीसरा 80%, चौथा है 90%। पहला 60%, दूसरा 70, तीसरा 80 एवं लास्ट है 90%। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 90%। सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है? पहला 5%, दूसरा 1.5%, तीसरा 0.3% और लास्ट है 3%। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा 1.5%, तीसरा 0.3%, चौथा दोस्तों है 3%। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मात्र 3% जल शुद्ध और स्वच्छ है दोस्तों, जो पीने लायक है, कोई भी यूज करने लायक है, कोई भी चीज़ काम में यूज आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आठवां नंबर, 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? पहला 8 लीटर, दूसरा 10 लीटर, तीसरा 12 और चौथा 15। पहला है 8 लीटर, दूसरा 10 लीटर, तीसरा 12 लीटर और चौथा है 15 लीटर। तो कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? 8 का बी होगा दोस्तों, मतलब 10 लीटर, यानी 10 लीटर 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 9वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। 10वां क्वेश्चन, भूमंडलीय जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है? पहला 96%, दूसरा 97%, तीसरा 94% और लास्ट है 98%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 97%। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि मात्र 3% जल है जो
हमारे पीने योग्य है या किसी सही काम करने के योग्य है दोस्तों, तो यहाँ पर 97% खारा जल है और 3% मात्र हम लोग यूज कर सकते हैं। 11वें नंबर पे दोस्तों, निम्नांकित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र अजैविक घटक है? वायु, मृदा, जीव जंतु, दूसरा वनस्पति, मृदा, जल, तीसरा जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, और चौथा है वायु, खनिज, जल। पहला है वायु, मृदा, जीव जंतु, दूसरा है वनस्पति, मृदा, जल, तीसरा जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, और चौथा है वायु, खनिज, जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु, खनिज, जल, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका है। पहला है 5 जून, दूसरा 5 जुलाई, 20 जुलाई, 8 अक्टूबर को। पहला है 5 जून को, दूसरा है 5 जुलाई को, तीसरा है 20 जुलाई को, और चौथा है 8 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है, वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा भूगर्भीय ताप ऊर्जा, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो ऑप्शन है सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा है भूगर्भीय ताप ऊर्जा, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी ज़रूरत है दोस्तों, सभी प्रकार की ऊर्जा जो यहाँ पर दिया है, ये इस प्रकार की ऊर्जाओं की ज़रूरत है जिससे हम लोग ऊर्जा संकट से उबर सकते हैं। मेधा पाटकर संबंधित है एपिको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, शांत घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर संबंधित है। 15वें में हम लोग जाते हैं दोस्तों, भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन है। पहला एपिको आंदोलन, दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा शांति घाटी आंदोलन, डी है उपयुक्त सभी। पहला एपिको आंदोलन, दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा शांत घाटी आंदोलन, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 16वां क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है 1992, 1995, 1997, 2000, यानी क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 16वां का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1997 ईस्वी में क्योटो सम्मेलन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन में जाते हैं, विश्व तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम है। वर्षा की कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल, बाढ़, उपयुक्त सभी। वर्षा की कमी, जलवायु में परिवर्तन, सूखा, अकाल, बाढ़, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। कारण जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं। 18वां क्वेश्चन, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं? 5.6 से कम, 7 से कम, 0 से कम और 10 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.6 से कम, तब अम्ल वर्षा कहलाएगा। 19वां क्वेश्चन है, अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है 0, 7, 10, 14। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, अत्यंत क्षार जल का पीएच मान होता है 0, 7, 10 एवं 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 होता है अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान। अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान कितना होता है? जो भी जल होता है वो अधिक अम्ल होता है तो उसका कितना मान होता है? 0, 3, 7, 14। 0, 3, 7, 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 0। उसके बाद हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन पे पीएच मान पाया जाता है 0 से 14 के मध्य, 5 से 10 के मध्य, तीसरा है 10 से 14 के मध्य, और डी नंबर 3 से 14 के मध्य। दोस्तों 20वें क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए थोड़ा इसको अपने से भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर पीएच मान पाया जाता है 0 से 14 के बीच,
5 से 10 के बीच, 10 से 14 के बीच एवं 3 से 14 के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ए, यानी 0 से 14 के मध्य पीएच मान पाया जाता है। ये दोस्तों सीएफसी का प्रयोग किया जाता है। 22वां क्वेश्चन में है वातानुकूलित यंत्रों के उद्योगों में, प्लास्टिक व दवा के उद्योगों में, तीसरा प्रशीतक उद्योग में, और ये लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका उपयोग सभी जगह होता है, ऑप्शन नंबर डी। 23वां क्वेश्चन है निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई थी? सीएफसी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। पहला ऑप्शन सीएफसी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीएफसी को चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई थी। 24वां क्वेश्चन विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है ऊर्जा संकट, जलवायु में परिवर्तन, तीसरा विश्व तापमान में वृद्धि, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। 25वां क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का उपाय है प्रदूषण पर नियंत्रण, वनोन्मूलन पर रोक, वृक्षारोपण, वन रोपण, या सी में है जनसंख्या नियंत्रण, उपयुक्त सभी। प्रदूषण पर नियंत्रण, वनोन्मूलन पर रोक तथा वनारोपण, जनसंख्या नियंत्रण एवं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। 26वां क्वेश्चन है ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायित्व हरित गैसों गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा ब्रिटेन और चौथा यूएसए। पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा ब्रिटेन एवं लास्ट ऑप्शन है यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लास्ट नंबर, यानी यूएसए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ओजोन गैस के ह्रास के लिए। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ओजोन ह्रास के उत्तरदायित्व हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन। दोस्तों 26वां नंबर में देखते हैं हम लोग ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है जापान, चीन, ब्रिटेन, यूएसए। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा चीन, तीसरा ब्रिटेन और लास्ट ऑप्शन है यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन में। 27वें क्वेश्चन में क्या है ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल क्षेत्र की पुष्टि की वर्ष की गई, किस वर्ष की गई? 1980, 1982, 1985, 1988। 1980, 82, 1985 एवं 1988। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1985 ईस्वी में। 28वां क्वेश्चन है ओजोन गैस पाई जाती है 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, बी 60 किलोमीटर ऊंचाई पर, सी 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 29वां क्वेश्चन है ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है। पहला भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पे, शीतोष्ण क्षेत्रों पे, और सी एसिड क्षेत्रों पे, और डी सभी क्षेत्रों में समान रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का इस सेट का सीएफसी का आविष्कार अमेरिका ने किस वर्ष किया? पहला है 1920 से 21, दूसरा 1930 से 31, तीसरा है 1939 से 40, 1941 से 42। पहला ऑप्शन है 1920 से 21, दूसरा है 1930 से 31 और तीसरा है 1941 से 40। तीसरा ऑप्शन है 1939 से 40 और डी नंबर 1941 से 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 से 31 में सीएफसी का आविष्कार अमेरिका ने किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इसका थर्ड पार्ट लेके जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।